Hello students, welcome back. Students, in the last video we have discussed about financial management कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या होता है. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट आर द रोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इटसेल्फ. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने बताया था मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, दैट मीन इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, इफेक्टिव अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एज वेल एज इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स एज वेल एज इन द जनरल रिजर्व. उस हमने किसके अंदर लिया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो बेटा यूजुअली क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द आउटकम ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस. बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं उनको हम मेनली 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं और ये जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं ये मेनली बेटा 3 तरह के होते हैं. सबसे पहले होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, financing decisions. Second one is investment decisions and third one is dividend decisions. Financing decision, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, ये तीनों डिसीजन होते हैं बेटा, इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस. एंड फाइनेंशियल डिसीजंस आर टेकन अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द आउटकम ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस. तो फाइनेंशियल डिसीजन जो होते हैं बेटा वो आपके स्पेशली 3 तरह के होते हैं. सबसे पहले आता है फाइनेंसिंग डिसीजन. किसी भी बिजनेस को इनिशिएट करने के लिए, किसी भी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, हमें बिजनेस के लिए टोटल कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और वो जो कैपिटल है वो हम किस सोर्स से अरेंज करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन. बिजनेस में फाइनेंस के काफ़ी सारे अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं कि पैसा अरेंज करने के लिए हम इक्विटी शेयर्स इशू करें, हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू करें, हम कंपनी जो है वो डिवेंचर्स जारी करें या पब्लिक से लोन लें पब्लिक डिपॉजिट के रूप में, या हम बैंक्स वगैरह से लोन लें या अपने रिज़र्व प्रॉफिट का इस्तेमाल करें. तो बिज़नेस के लिए जो भी हमें पैसा, कितना तो हमें पैसा चाहिए और जो भी फाइनेंस हमें चाहिए, जो भी पैसा हमें चाहिए, उस पैसे की व्यवस्था हम किस सोर्स से करेंगे, उसके रिलेटेड हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो किसके अंदर आता है, फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर. सेकेंड वन इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है कि बिज़नेस के लिए हमें जितने भी फाइनेंस का अरेंजमेंट किया है, हमारे पास जितना भी पैसा है उस पैसे का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, बिज़नेस के लिए टोटल जितना अमाउंट है, जितना फाइनेंस है, उस फाइनेंस का कितना हिस्सा फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, कितना हिस्सा बिज़नेस में वर्किंग कैपिटल के रूप में मेंटेन किया जाएगा. पैसा जो है, फाइनेंस जो है, उसे हम कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म एसेट्स में कितना इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक में कितना इन्वेस्ट करेंगे, फिक्स एसेट्स में कितना इन्वेस्ट करेंगे या कैश के रूप में कितना रखेंगे, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, या बिज़नेस से बाहर कितनी इन्वेस्टमेंट्स होंगी हमारी, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन. जो भी व्यापार का पैसा है, जो भी हमने अलग अलग सोर्सेज से फाइनेंस अरेंज किया है, उस फाइनेंस का इस्तेमाल बिजनेस के द्वारा कैसे किया जाएगा, क्या बोलते हैं उसको हम, इन्वेस्टमेंट डिसीजन. थर्ड आता है बेटा इसके अंदर डिविडेंड डिसीजन. डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश. कंपनी अपने कुल लाभ के ऊपर लाभ का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स में हम कहते हैं प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड. तो डिविडेंड कंपनी जो है अपने नेट प्रॉफिट में से कितना हिस्सा शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेगी और कितना हिस्सा हम बिजनेस की ग्रोथ के लिए, बिजनेस की फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ को फेस करने के लिए कितना पैसा बिजनेस में हम रिजर्व के रूप में मेंटेन करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड डिसीजन. क्लियर है बेटा.
तो अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट दीज 3 डिसीजंस आर टेकन। अब हम इनको वन बाय वन करके डिटेल से स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन को। फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंस बेटा जो होता है किसी भी बिजनेस के अंदर जो फाइनेंस होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फाइनेंस को हम बिजनेस की लाइफ ब्लड मानते हैं। तो बिजनेस के लिए, बिजनेस को इफ़ेक्टिवली रेगुलेट करने के लिए हमें कितने फाइनेंस की नीड है और वो जो फाइनेंस है उस फाइनेंस को हम कहाँ से अरेंज करेंगे। बेटा बिजनेस में यूजुअली फाइनेंस अरेंज करने के लिए मेनली 2 सोर्स होते हैं, या बिजनेस में फाइनेंस के जो भी सोर्सेज होते हैं उनको हम मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं आपके ओनर्स फंड और एक होते हैं बोरोड फंड। ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ओनर्स फंड कहते हैं वो पूंजी, वो पैसा जो व्यापार के मालिकों के द्वारा ही व्यापार के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओनर्स फंड, व्यापार के मालिकों के द्वारा। तो बिजनेस के प्रमोटर्स है वो अपने एंड से जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, या जो कंपनी के अंदर जनरल पब्लिक को शेयर जारी करके, शेयर होल्डर्स आर आल्सो कंसिडर एज द ओनर्स ऑफ कंपनी। तो बिजनेस के अंदर या मार्केट के अंदर हम कहते हैं जितने भी जो आम पब्लिक को हमने कंपनी ने अपने शेयर्स जारी किए हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो या प्रेफरेंस शेयर जारी किए हों, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओनर्स फंड। तो शेयर कैपिटल है बिजनेस के अंदर का ही जो प्रॉफिट है जो रिजर्व के रूप में मेंटेन किया है वो भी किस अंदर इंक्लूड किया जाता है, ओनर्स फंड के अंदर। तो जो पैसा बिजनेस के अंदर मालिकों का पैसा जो मालिकों के द्वारा अरेंज किया जाता है, मालिकों के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओनर्स फंड। एक होता है बोरोड फंड, वो पैसा जो व्यापार के द्वारा बाहर की किसी पार्टी से लोन के रूप में ऑब्टेन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बोरोड फंड। चाहे वो हम कहते हैं कि वो कंपनी ने बैंक वगैरह से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से वहाँ से लोन के रूप में लिया हो, चाहे कंपनी ने जनरल पब्लिक को लोन बॉन्ड इशू करके, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिवेंचर्स वगैरह बोलते हैं, पब्लिक डिपॉजिट के रूप में ले रखा हो, लोन चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, उन सभी को किसके अंदर लेते हैं हम, बोरोड फंड के अंदर। तो यूजुअली बिजनेस के अंदर बेटा जो ओनर्स फंड होते हैं उसमें हम इक्विटी शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को, या फिर रिटेन्ड प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग या रिटेन्ड प्रॉफिट, इनको इंक्लूड किया जाता है। जबकि बोरोड फंड के अंदर बेटा या तो हम इंक्लूड करते हैं डिवेंचर्स को, या फिर हम कह सकते हैं पब्लिक डिपॉजिट कह सकते हैं, या फिर जनरली हम बोलते हैं बैंक लोन्स को। इन सभी को किसके अंदर इंक्लूड करते हैं हम, बोरोड फंड में। तो बिजनेस के अंदर यूजुअली हम पैसा इन सोर्सेज से अरेंज करते हैं। तो कोई भी बिज़नेस जो है, जब बिज़नेस के लिए फाइनेंस अरेंज किया जाता है, बिज़नेस के लिए हम पैसा कलेक्ट करते हैं, तो फाइनेंस के अलग अलग सोर्सेज होते हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो किस सोर्स के थ्रू हम फाइनेंस अरेंज करेंगे, क्योंकि अलग अलग जो सोर्सेज ऑफ कैपिटल होते हैं उनके कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डीमेरिट्स होते हैं। तो उसके बिहाफ पर हम बिजनेस के अंदर जब भी हम फाइनेंस अरेंज करते हैं तो उस फाइनेंस को अरेंज करने से पहले हम कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड while taking financing decisions। बिजनेस में यह फैक्टर्स अफेक्टिंग या फैक्टर्स को हम सिंपली फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंस अरेंज करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो बिजनेस में फाइनेंस के जब हम से रिलेटेड हम डिसीजन लेते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है बेटा इसके अंदर कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी सोर्स ऑफ फाइनेंस हम अरेंज कर रहे हैं, जो भी फाइनेंस
फाइनेंस जिस भी सोर्स हम अरेंज कर रहे हैं, चाहे इक्विटी के थ्रू अरेंज कर रहे हो, चाहे डेट के थ्रू, या हम कहते हैं डिवेंचर्स के थ्रू पैसा अरेंज कर रहे हो, तो जिस अलग अलग इन्वेस्टर्स के से हमने पैसा अरेंज किया, चाहे वो शेयर होल्डर हो चाहे वो डिवेंचर होल्डर हो, उनसे हमने पैसा कलेक्ट किया, तो उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट उनको हमें इन रिटर्न क्या पे करना पड़ेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो भी पैसा फाइनेंस के रूप में, जितना भी फाइनेंस हमने बिजनेस से बाहर से अरेंज किया है, तो उस फाइनेंस के अगेंस्ट हमें कितना अमाउंट रीपे करना पड़ेगा, क्या अमाउंट हमें बदले में, उसके बदले में, उसके कंसिडरेशन के बदले में, उस फाइनेंस के कंसिडरेशन के बदले में हमें इन्वेस्टर्स को पे करना पड़ेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यूजुअली शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनके प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई होती है, वो बिज़नेस के प्रॉफिट में हिस्सेदार होते हैं। कोई भी इंडिविजुअल सिंपली बैंक इंटरेस्ट गेन करने के लिए बिज़नेस नहीं करता, बिज़नेस में प्रॉफिट की रेट काफ़ी हाई होती है और उसी प्रपोर्शन में उनकी, हम कहते हैं, रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होती है। तो इस वजह से हम क्या मानते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है वो इक्विटी के केस में मैक्सिमम होती है, जबकि डेट कैपिटल में क्या होती है, फिक्स रेट के ऊपर और लोअर रेट के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो कॉस्ट ऑफ जो डेट कैपिटल होती है वो यूजुअली क्या होती है, कम होती है। तो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इक्विटी कैपिटल को अवॉइड करते हैं और डेट कैपिटल को प्रायोरिटी देते हैं। क्लियर है बेटा, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट फैक्टर क्या होता है इसमें, कॉस्ट। सेकेंड वन इज रिस्क। रिस्क मतलब क्या होता है, जोखिम। बेटा बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस दोनों ही क्या मान जाते हैं, एक सिक्के के दो पहलू मान जाते हैं। जितनी संभावना प्रॉफिट होने की है उतनी संभावना लॉस होने की होती है। तो बिजनेस के अंदर जो डेट कैपिटल होती है, जो पैसा हमने लोन के रूप में लिया है, वो सबसे रिस्की कैपिटल होती है। डिवेंचर्स के थ्रू जो पैसा हम अरेंज करते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज मोस्ट रिस्की कैपिटल। क्यों, बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, डिवेंचर होल्डर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा, और एक टाइम के बाद उनकी वो पूंजी है, जो उनका लोन है, वो भी हमें लौटाना ही लौटाना पड़ेगा, चाहे बिजनेस प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में। उनको हम रिटर्न करने से मना नहीं कर सकते। तो इस वजह से क्या होता है, शेयर होल्डर्स जो है, शेयर्स में तो क्या है कि आपको प्रॉफिट हुआ तो हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से मना भी कर सकते हैं। प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, ज़्यादा डिविडेंड दे दिया, प्रॉफिट कम हुआ तो डिविडेंड कम दे दिया। बट डिवेंचर के केस में क्या है कि आपकी जो एसेट्स होती है, जितने आपने पैसा डिवेंचर के रूप में अरेंज किया है, उतनी अमाउंट की एसेट्स आपकी मॉर्गेज होती है। अगर आप अपने डिवेंचर से भुगतान करने से मना करते हैं तो डिवेंचर होल्डर्स बिजनेस की एसेट्स को रिलीज करवा सकते हैं कोर्ट में जाके। तो इसका भुगतान तो हमें करना ही करना पड़ता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इस वजह से डेट कैपिटल को सबसे रिस्की कैपिटल के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डेट कैपिटल को अवॉइड करते हैं और इक्विटी कैपिटल को प्रायोरिटी देते हैं। नेक्स्ट आता है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन मतलब क्या होता है बेटा, कि बिजनेस के अंदर दो टर्म होती है कैश से रिलेटेड, एक होता है कैश का इनफ्लो, एक होता है कैश का आउटफ्लो। किसी भी फाइनेंशियल ईयर के दौरान टोटल कितना कैश आया है, ये मतलब नहीं है कैसे आया, चाहे वो लोन के रूप में आया हो, चाहे माल बेचा है उससे आया हो, चाहे कोई हमें संपत्ति बेची हो। तो जो भी कैश आता है उसे हम बोलते हैं कैश इनफ्लो, और जो भी कैश व्यापार से गया, चाहे बेशक से हमने किसी को लोन ही क्यों ना दिया हो, चाहे हमने पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया हो, तो जो भी पैसा व्यापार से बाहर गया उसे हम क्या बोलते हैं, कैश आउटफ्लो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रखा है, फिर भी कैश की क्या डेफिशिएंसी है, या बिजनेस के अंदर कैश एक्सेस में बट फिर भी बिजनेस को लॉस हो रखा है। तो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो एग्जैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करते, बट कैश फ्लो पोजीशन जो होती है बिजनेस में किसी एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान टोटल कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो के कंपेरिजन में कितना एक्सेस है, उसे हम क्या बोलते हैं, नेट इनफ्लो ऑफ कैश। तो अगर किसी बिजनेस का कैश फ्लो पोजीशन वास्तव में स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन उस बिजनेस के अंदर काफ़ी अमाउंट के अंदर कैश अवेलेबल है, तो बिजनेस अपने लोन की इंटरेस्ट की जो पेमेंट है, लोन के जो लिया हुआ है उसके इंटरेस्ट की पेमेंट भी आसानी से कर सकता है, और बिजनेस जो लोन है उसकी रीपेमेंट भी, इनकी जो पैसा हमें वापस उठाना है वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। और इसके अपोजिट अगर बिजनेस की कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, दैट मीन बिजनेस ने अपना जो पैसा है वो बिजनेस के ग्रोथ प्लान्स में, एक्शन प्लान में इन्वेस्ट किया हुआ है, दैट मीन हम कहते हैं लिक्विडिटी के रूप में हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है, उस केस में हमें इंटरेस्ट का भुगतान करने में प्रॉब्लम आएगी और लोन की रीपेमेंट करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो अगर बिजनेस की कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रॉन्ग है तो हम डेट कैपिटल को प्रायोरिटी देंगे, और अगर कैश फ्लो पोजीशन वीक है बिजनेस की, उस केस में हम इक्विटी कैपिटल को प्रायोरिटी देते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो पोजीशन। नेक्स्ट फैक्टर होता है इसके अंदर कंट्रोल कंसिडरेशन।
कंट्रोल कंसंट्रेशन होना क्या होता है बेटा, कोई भी बिजनेस है वो बिजनेस में जो भी हमारे बिजनेस के ओनर्स हैं, कोई भी बिजनेस है वो कम से कम आउटर इंटरफेरेंस आता है। जितने बाहरी लोग अधिक बिजनेस के अंदर इंटरफेरेंस करेंगे, बिजनेस की जो वर्किंग है उतनी ही कॉम्प्लिकेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो बिजनेस के रियल ओनर्स होते हैं, उनको बिजनेस के जो इश्यूज होते हैं, मैटर्स होते हैं, उनके अंदर वोटिंग राइट होता है, वो बिजनेस के अलग मुद्दों पर वोटिंग राइट रखते हैं। जबकि जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं उनका जो स्टेटस होता है वो क्रिएटर का होता है, वो उनके पास बिजनेस किसी भी इशू के अंदर वोटिंग करने का राइट नहीं होता। वोटिंग करने का राइट नहीं, दैट मीन वो बिजनेस की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। जबकि शेयर होल्डर्स होते हैं वो बिजनेस की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं और अलग अलग मुद्दों के हिसाब से बिजनेस के अंदर वोटिंग भी करते हैं। और कोई भी बिजनेस है वो आउटर इंटरफेरेंस कम से कम एक्सपेक्ट करता है। तो कंट्रोल कंसिडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डेट कैपिटल को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि डिवेंचर होल्डर्स बिजनेस की मैनेजमेंट पे इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, बिजनेस की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और हम इक्विटी कैपिटल को अवॉइड करते हैं। इक्विटी कैपिटल को अवॉइड क्यों करते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं बिजनेस की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, बिजनेस की मैनेजमेंट में वो इंटरफेरेंस करते हैं। क्लियर है? तो कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डेट कैपिटल को प्रायोरिटी देते हैं और इक्विटी कैपिटल को अवॉइड करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी कैपिटल है, कोई भी कैपिटल है, उसको इशू करने का जो मेथड होता है, हम कहते हैं इक्विटी शेयर्स हैं उसको जारी कर रहे हैं, आप डिवेंचर्स हैं उनको जारी कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इशूइंग कैपिटल, उसको किसी भी कैपिटल को इशू करने का जो भी खर्चा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो इक्विटी के केस में क्या होता है, कोई भी कंपनी जब इक्विटी शेयर जारी करती है तो उसको अपना प्रोस्पेक्ट प्रिंट करना पड़ता है, मार्केट में एडवर्टीजमेंट वगैरह करने पड़ते हैं। तो इक्विटी शेयर के केस में फ्लोटेशन कॉस्ट जो होती है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो के अगेंस्ट अलावा बैंकर्स है, अंडरराइटर्स हैं, इनके भी अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है, न्यूज़पेपर टीवी में एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, सेबी की अप्रूवल लेनी पड़ती है, प्रोस्पेक्ट्स वगैरह प्रिंट करवाने पड़ते हैं, कमीशन एजेंट्स वगैरह हैं, ब्रोकर अंडरराइटर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं। इस वजह से इक्विटी के केस शेयर के केस में फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जबकि अगर कंपनी अपने रिजर्व प्रॉफिट का इस्तेमाल करे उसके अंदर फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, होती ही नहीं है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इक्विटी को अवॉइड करते हैं और प्रायोरिटी देते हैं जर्नल रिजर्व को या रिटेन्ड अर्निंग्स को। अगर कोई बिजनेस नया एस्टेब्लिश हुआ है उस केस में भी हम इक्विटी को अवॉइड करते हैं और किसको प्रायोरिटी देंगे, डेट कैपिटल को या डिवेंचर्स को। क्लियर है बेटा? और लास्ट इसमें एक पॉइंट हम करते हैं, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, उसकी अवस्था क्या है। शेयर मार्केट में इस समय तेजी का माहौल है, उसे हम क्या बोलते हैं, बुलिश ट्रेंड, और अगर मंदी का माहौल है उसे हम क्या बोलते हैं, बियरिश ट्रेंड। जिस समय मार्केट में तेजी होती है उस समय लोग शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, वो फिक्स्ड कॉस्ट के जो सोर्सेज होते हैं, जैसे हम कहते हैं बैंक एफडी वगैरह है, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह है या डिवेंचर्स है, उसमें पैसा इन्वेस्ट करना प्रायोरिटी नहीं देते। जबकि अगर मार्केट में मंदी का समय है, शेयर मार्केट लगातार क्रैश हो रहा है, शेयरों की कीमतें लगातार नीचे जा रही है, उस समय लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से डरते हैं और ऐसे सोर्सेज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर उनको फिक्स रेट के ऊपर इंटरेस्ट या रिटर्न मिलता रहे। तो अगर मार्केट में तेज़ी का समय है तो लोगों की प्रायोरिटी शेयर्स की तरफ होती है, उस समय हम शेयर इशू करना प्रॉफिटेबल होता है। अगर मार्केट में मंदी छा रखी है तो आप शेयर जारी कर भी देंगे तो लोग उसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे। उस केस के अंदर कंपनी के लिए बेनिफिशियल है कि वो डिवेंचर्स या आम जनता को इशू करे, उसी में ही लोगों का इंटरेस्ट होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। क्लियर है बेटा? दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स फाइनेंसिंग डिसीजन इन ए कंपनी। क्लियर है बेटा? इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। टिल देन, गुड बाय।